चलिए आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं है, हालांकि इंग्लिश आपको पता भी चल रहा होगा, भरना है ना। पैसेंजर्स डॉट डॉट टू स्मोक इन द ट्रेन, इसमें क्या भरेंगे? आर नॉट अलाउड, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, इसका मतलब डी फॉर डॉग हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलती आंसर दिया होगा तो मिला लेंगे, डी फॉर डॉग हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत तो इसमें नहीं ना है। अगला प्रश्न देखिए, करा समस्थानी के रासायनिक गुण समान होता है, ऐसा क्यों? समस्थानी कहते किसको है? जिसका प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु संख्या समान हो तो समस्थानी। ध्यान रखिए, प्रोटॉन या परमाणु की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न तो समस्थानी कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, कारण कि जो प्रोटॉन की संख्या हो वही तो परमाणु संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानी कहते हैं। जैसे देखिए, कहने का तात्पर्य हो गया, कार्बन है, परमाणु संख्या कितना है कार्बन के? 6। तो जैसे कहने का तात्पर्य परमाणु संख्या अगर 6 और कोई तत्व है तो परमाणु संख्या अगर उसका भी 6 है, परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, अगर परमाणु संख्या समान हो गया तो आपस में क्या कहलाएगा? समस्थानी कहलाएगा। भिन्न रहे तो समभारिक होगा। ध्यान रखिए, खाली आपको इतना मोटा मोटा याद रखना कि परमाणु संख्या समान हो या प्रोटॉन की संख्या समान हो तो समस्थानी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो समभारिक। फिर से देखिए, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, भिन्न है ये समान है, क्या कहलाएगा? समस्थानी। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? समस्थानिक रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों रासायनिक गुण समान होता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होता है। अगर परमाणु क्रमांक समान नहीं होता तो रासायनिक गुण भी समान नहीं होता। तो ध्यान देने की एक और क्वेश्चन निकल गया कि समस्थानी का रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण भिन्न होता है। भौतिक गुण भिन्न होता है और रासायनिक गुण समान होता है। अब समस्थानिक, सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम। एकमात्र तत्व जिसका अलग अलग समस्थानिक अलग अलग नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम है जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। आप समझ में आ गया कि समस्थानिक किसको कहते हैं? तो परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, समस्थानिक कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या। चलिए एक अपोजिट कर देंगे हम लोग, जस्ट समहारिक। द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, समहारिक कहलाता है। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न क्या कहलाएगा? समहारिक कहलाएगा। अगला पॉइंट में देख लीजिए क्या कह रहा है। द्रव्यमान संख्या समान तो इसको क्या कहते हैं? समहारिक ना। आगे और अगला क्वेश्चन में देखिए, गांधी सागर बांध कौन नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन राज्य में है? देखिए चंबल नदी पर 3 गो प्रमुख बांध है, राणा सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। 3 गो प्रमुख बांध है, जिसमें गांधी सागर बांध कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। जबकि जवाहर सागर और राणा सागर दोनों कहां है? राजस्थान। क्लियर है? तो यहां कह रहा गांधी सागर बांध है कौन नदी पर? तो चंबल नदी पर। कहां है? मध्य प्रदेश। लेकिन राणा सागर और जवाहर सागर कहां है? राजस्थान। ये भी है चंबल नदी पर। हाँ एक ही नदी पर, बस खाली अलग राज्य है बस। चुलिया जलप्रपात इसी नदी पर है। चुलिया जलप्रपात
चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ के पास, राजस्थान में। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, हाँ तो सबके अगर बताने लगेंगे 1 घंटा लगेगा। अब एकरा में क्या बताइए, इसके बारे में बताएंगे ज्यादा से ज्यादा। चंबल नदी का जो खंडहर होता है, खड्डर गड्ढा, सबसे ज्यादा खड्डों का निर्माण चंबल नदी करता है। खड्डों का निर्माण चंबल नदी करता है। सुनिए, चंबल घाटी के लुटेरे, नदी ऐसे जा रहा है और ऊपर से जो है ना, इधर बना हुआ है पर्वत टाइप का, और यहाँ छुपा हुआ आदमी, कोई नदी से व्यक्ति जैसे गया, रास्ते में लूट के लेके आ गया इधर। चंबल घाटी के लुटेरे यानी सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन नदी करती है? चंबल नदी। ठीक है, चलिए। बाकी नर्मदा में क्या है? तो नर्मदा में विशेष है कि डिफरेंस घाटी से होकर बहने वाली नदी है, सूर्य का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। गुजरात का जीवन रेखा के नाम से जानते हैं इसको, नर्मदा को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साबरमती नदी के किनारे गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1916 में, गुजरात में, अहमदाबाद। और क्या करिएगा आगे। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखे होइएगा, रोड पर कोई चलता है, कोई अगर व्यक्ति रोक रहा है तो गुस्सा कहे तुम्हारे बाप का रोड है, नहीं जाएंगे। अगर कहे कि इधर कहां जा रहा है तो तुम्हारे बाप का रोड है, नहीं जाएंगे। रोड पर जाने से कोई मना कर सकता? कहता है कि यानी तुम्हारा रोड नहीं है, सरकार का रोड है, हम कुछ करेंगे तो सार्वजनिक अस्तित्व जो होता है, सार्वजनिक, जिसमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सब कुछ निर्णय सरकार करे, तो उसको कहते हैं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, उसको सार्वजनिक प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। तो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया आंसर बी फॉर बॉय। निजी में क्या होता है? निजी उसको कहते हैं जो किसी निजी व्यक्ति का हो, जैसे रिलायंस हो गया, तो जिसका स्वामित्व तो निजी व्यक्ति पर हो, क्या उत्पादन करना, कितना करना है, सब बाजार तय करता है, तो निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिश्रित में दोनों आता है, ये दोनों इंक्लूड कर देंगे तो मिश्रित कहलाएगा। असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसका कोई संगठन नहीं है, जैसे कृषि असंगठित क्षेत्र का एरिया है। इसका मतलब कि जिसका कोई बेहतरीन संगठन न हो, लेकिन बैंकिंग वगैरह सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रोजगार सृजन करना, रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, जो असंगठित क्षेत्र है। लेकिन संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कपड़ा वस्त्र उद्योग है। ठीक है। कैल्शियम परमाणु संख्या कितना है? 20। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को कुछ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। 9 जनवरी कुछ मनाते हैं, प्रवासी दिवस। 25 दिसंबर को कुछ मनाते हैं, सुशासन दिवस, वाजपेयी जी से रिलेटेड सुशासन दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे ना, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और कैंसर दिवस, क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर। चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। देखिए, तंत्रिका तंत्र का 2 पार्ट। पहली बात तो तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय आता है, मेरुरज्जु। स्वायत्त तंत्रिका आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अगर बात करें तो मस्तिष्क मेरुरज्जु दोनों को मिला देंगे ना, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी मस्तिष्क मेरुरज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसका जैसे होता क्या है, जैसे मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और पूरे शरीर में तंत्रिका फैला हुआ है। आपको हाथ में मच्छर काटता है तो तुरंत दूसरा हाथ जाके यहाँ खजुलाने लगते हैं। कहेंगे, भक्ति में लोग कहेंगे कि कण कण में भगवान है। मच्छर काटता है तो पता कैसे चलता है? और साइंस कहे कि नहीं, तंत्रिका तंत्र का पार्ट पूरा शरीर में फैला हुआ है। जैसे ही यहाँ मच्छर काटता है, मस्तिष्क को सूचना पहुंचता है, मस्तिष्क हाथ को कहता है कि जाओ यहाँ मारो, मच्छर काट रहा है। इसका मतलब पूरा शरीर में फैला हुआ वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो तंत्रिका है वो
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। समझ में आया? मस्तिष्क मेरुरज्जु में जो तंत्रिका स्पाइनल कोड यहां से शुरू होता है, रीढ़ यहाँ कमर तक आके जारी होगा, पीछे रीढ़ के हड्डी वाला, तो स्पाइनल कोड हो गया यानी मेरुरज्जु हो गया इसको हिंदी में, और मस्तिष्क दोनों मिला देंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। बाकी पूरे शरीर में जो फैला हुआ है तंत्रिका वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। निकात तो यहां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु C4 कैट हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम दोनों रहे तो इसको आंसर पहला लेना। मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650 ml। मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650 ml। पुरुष का मस्तिष्क महिला के मस्तिष्क की तुलना में वजन ज्यादा होता है, लेकिन शार्प ज्यादा महिलाओं का होता है, तेज। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बड़ा। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति सुधार से संबंधित है। BS तारकुंडे समिति का गठन हुआ था। दिनेश गोस्वामी भी संबंधित है। थुंगम समिति जो है ना, ये पंचायती से रिलेटेड है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज से रिलेटेड है, 1989 में गठन हुआ था। ये संबंधित नहीं है, आंसर बी होगा, आंसर बी। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित थुंगम समिति 1989 में। कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। जो गलती अगर आंसर दिया होगा तो डिस्कशन करा दिए ना। बाकी सब चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। क्लियर हुआ? चलिए, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था। एक है क्या, आई दीवान भागपोत है। काल वैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में। हाँ, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक क्षेत्र में इसको चेरी ब्लास्म के नाम से जानते हैं, जो कॉफी वर्षा भी कहलाती है ना। तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से कह सकते हैं। बंगाल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आगे, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? पहली बार देखिए क्या मैटर हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए। असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए। ध्यान रखिए, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी केसर हिंद का उपाधि लौटाए थे। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर सर का उपाधि लौटाए, वही नाइटहुड का उपाधि लौटाए थे। जमनालाल बजाज राय बहादुर का उपाधि लौटाए थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला अखंड भारत अखिल भारतीय लेवल पर आंदोलन था। इससे पहले चंपारण 17 में, गुजरात में लेबर एसोसिएशन, मैंने कहने का मतलब मजदूर के समर्थन में, खेड़ा में मजदूर के समर्थन में 18 में 2 गो चलाए थे प्रोटेस्ट, और 17 में चंपारण में चलाए थे, लेकिन लोकल था ही। अखंड भारत अखिल भारतीय पूरे भारत के स्तर पर नहीं था। पहली बार असहयोग आंदोलन गांधी जी संपूर्ण भारत यानी भारतीय स्तर पर, है ना, प्रोटेस्ट चलाए थे। 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। इस आंदोलन में एकेडमी के जो भी शिक्षा देने वाला स्कूल संस्थान था, सब बच्चा को मना कर दिए थे कि स्कूल नहीं जाना है। बच्चा मना कर दिए थे, और बच्चा को सब कह रहे थे कि विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। इसी में गांधी जी कह रहे थे कि विदेशी वस्त्रों को जलाएंगे तो अंग्रेज का कमर टूटेगा। इसी बात पर रविन्द्रनाथ टैगोर इनको लेटर लिखे थे कि विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। गांधी जी को कहे थे। गांधी जी कहते थे कि अच्छा है, टैगोर जी कह रहे हैं कि गलत है। ठीक है, मानते हैं अभी वर्तमान में अब चाइना का मोबाइल खरीदें, लेकिन पटकेंगे तो नुकसान आप ही का ना होगा। तो गांधी जी टैगोर इसी बात को कहते थे कि निष्ठुर बर्बादी है, मत जलाइए। और गांधी जी कहते थे कि नहीं, अच्छा है कि अंग्रेजी का कमर टूटेगा, ऐसा मटर बोल रहे थे। अब देखिए क्या हुआ बात इसमें। सब बच्चा लोग को कह दिया कि विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करना। बच्चा को अगर नहीं स्कूल जाने के लिए कहिएगा तो खुश होगा कि रोएगा? खुश हो जाएगा। कल मेरा भागना को रहता है, हॉस्टल में है, फोन करके रोने लगा कि फुंसी हो गया। हमारे तो कौन बड़का बात हो गया घर आने के लिए। मतलब वही हो गया कि बच्चा को अगर आप कहिएगा कि विदेशी कि स्कूल मत जाओ तो खुश हो जाएगा।
तो बच्चा को कहा सब कि क्या गांधी जी कहे कि ऐसा करो कि जो बरस कर रहा बरस छीन के फेंक दो, बैग लेके जा रहा बैग छीन के फेंक दो। बच्चा को सब करने में मजा आता है। अब इसी तरह से पूरे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगा, पूरे भारत में ये आंदोलन फैल गया, प्रोटेस्ट करने लगा। तो अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी होगा सबको कहे कि बढ़िया बढ़िया प्रोटेस्ट करो, कि विरोध करेगा कि मत करो। 5 फरवरी 1922 को, कहीं 4 देगा ध्यान रखिएगा, 5 करना, 1922 को चौरी चौरा जगह पर आंदोलनकारी प्रोटेस्ट में पूरा एकदम घमासान मचा था। पुलिस रोक रहा था कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, क्रोध में आके थाना में आग लगा दिया। इसी घटना को कहते हैं चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना। हाँ, आग लगा दिए थाना में, तो पुलिस मारेगा जलेगा नहीं, मारे पीटेगा नहीं। अब कहने का मतलब नहीं, पुलिस को मारा था ही कहां पूछता है, ना 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 ना, कभी नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कै गो घायल हुआ कै गो मृत्यु हुआ। आप लाइए क्वेश्चन प्रीवियस मानेंगे आप, निश्चित रहे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ पूछेगा, कै गो आदमी मारा नहीं पूछेगा। सब कमेटी अपना अलग अलग रिपोर्ट देता है, इसके लिए आप निश्चित रहिए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटा। 21 को कहता है, लेकिन आपको नहीं करना उसे भी याद, 21 पुलिस के जवान मारे गए, आप याद करके जरूरी नहीं है, घटना कब घटा ही जरूरी है। आंदोलनकारी आग लगा दिया, आग लगा दिया। इसी कारण से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस करने का ऐलान कर दिया। उस समय गांधी जी कहां थे पूछ सकता है, बारदोली। कहां थे? गुजरात में है बारदोली, वहीं थे, गुजरात में थे गांधी जी। ठीक है, तो यहां देखिए क्या कह रहा है। तो जब बारदोली से गांधी जी कहे कि असहयोग आंदोलन वापस कर लिए, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जो जेल में चले गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, जैसे चित्तरंजन दास जेल में थे, कहे कि भाई हम लोग जेल में हैं, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गुजरात में ऐसा आराम कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, असहयोग आंदोलन चलने दीजिए। कितना अच्छा से लोग भीड़ में भाग लिया। गांधी जी कहे कि नहीं, जो गांधी जी एक बार कह देते तो फाइनली होता था, वापस ले लेना तो ले लेना। तब तक से इन लोग बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस छोड़ दिया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जो भी बड़े बड़े कद्दावर नेता थे उस समय, बहुत सारे लोग, फिरोज शाह मेहता, सब छोड़ दिया। अब सीआर दास अलग होकर कांग्रेस से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किए। 1 जनवरी 1923 को, कहां? तो इलाहाबाद में। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद स्वराज पार्टी का स्थापना किए। सचिव मोतीलाल नेहरू थे, वो अध्यक्ष चित्तरंजन दास हुए। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कौन सा पार्टी का स्थापना हुआ? स्वराज पार्टी का। गठन कौन किया? सीआर दास। कौन किया? सीआर दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो हुआ कि भाई 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना है, क्या किया जाए, अध्यक्षता कौन करेगा? सब तो चले गए स्वराज पार्टी में, कोई अध्यक्षता करने को मिल ही नहीं रहा था। सब कहे गांधी जी आप ही सब क्या अलग करवाए हैं, इसलिए आप ही को अध्यक्षता करना पड़ेगा। कर्नाटक बेलगांव 1924 में गांधी जी एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं। मजबूरी में गांधी जी को अध्यक्षता करना पड़ा, इसीलिए उस समय से नाम हो गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। न तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पहले नहीं हुआ करता था 1924 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पूरा ऑलमोस्ट पोस्टमार्टम हो गया उसका। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन बात है। ही हैज बीन वेटिंग हियर सिंस 6 o'clock, एग्जैक्ट है ना? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। अगर आप छोटा सा बायोलॉजी का रीड पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी का पहला प्रकाश संश्लेषी जीव है, यही पहली बार ऑक्सीजन लाया है, न तो ऑक्सीजन नहीं आता। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। यही वायुमंडल में ऑक्सीजन लाया है पहली बार, ध्यान रखिएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु का नाम है, सबसे छोटा जो जीवाणु है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकमा है। ठीक है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई जीव नहीं है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकमा। तो किस समूह में आता है? तो ध्यान रखिएगा, मोनेरा जगत में आता है। कहीं मोनेरा जगत आप कैसे कह दिए सर, तो आंसर देके टिक लगवा दिए, समझिए क्या मोनेरा जगत। मोनेरा जगत आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मोनेरा जगत उसको कहते हैं जो आदिम जीव, आदिम माने प्राचीन काल में, जिसका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ हो, जिसका विकास बहुत कम हुआ हो,
वैसे सारे जीव को मोनेरा जगत में रखा जाता है। तो धरती का पहला प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया नीलरी शैवाल, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा तो किसमें रखेंगे? इसको मोनेरा में रखेंगे। इसमें पूरी तरह से डेवलप जीव नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आया प्रोटिस्टा। कहीं प्रोटिस्टा क्या है? देखिए ध्यान रखिएगा, एक केल्प है, समुद्री शैवाल केल्प, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है। युगलिना, युगलिना ये क्या है सर? युगलिना पादप और जंतु का आयोजक कड़ी है। पौधा का भी लक्षण है, जंतु का भी लक्षण है। पादप जंतु का आयोजक कड़ी युगलिना इसी जगत के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। कहीं कि प्रोटिस्टा है क्या? ही तो नहीं आप बता रहे हैं, खाली उदाहरण बता रहे हैं। प्रोटिस्टा है वैसा जीव जेकरा में डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन पादप जंतु दोनों इंक्लूडेड होता है। तो इसमें भी कम डेवलप, इसमें भी कम डेवलप। एकरा में आदिम जो शुरुआत जीवन का अवस्था शुरू हुआ तो मोनेरा था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा में केल्प और युगलिना दो याद रखना है, आई दोनों याद रखना कि इसमें मोनेरा में। फंजाई माने कवक है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन का। कवक में भोजन का संचयन ग्लाइकोजेन के रूप में, किसमें? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। मशरूम एक कवक का उदाहरण है। मशरूम किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। कवक से मानव में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे एक खाद गंदा, याद रखिएगा, एक खाद गंदा। एथलीट फुट बीमारी कवक से, खाज या खुजली कवक से, दमा कवक से होता है, गंजापन कवक से होता है, दांत बीमारी भी होता है कवक से, दाद हो या दिनाय हो। सब कवक से होने वाली बीमारी जनरली प्रभावित किसको करता है? त्वचा को। त्वचा को प्रभावित करता है ज्यादातर। एक हाथ गंदा, एक्जिमा होता है जो यहाँ ही होगा, पैरों वाला में पंछा फेंकेगा, बरसात में लेबर मजदूरा का होता है। खाज या खुजली, दस्त से दमा, फेफड़ा में जाल बना लेगा कवक, दमा हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में अस्थमा कहिए। गंजापन, बालों का झड़ना, रिग्रोथ नहीं होना, जड़ कमजोर हो जाना। केटोजेट लगाइए, केराटेक लगाइए, न्यूजल गोल्ड लगाइए, हेयर कंडीशनर लगाइए, गंजापन का सब उपचार है। दाद, दाद हो या दिना हो, पुराने से पुराने, खाज हो या खुजली हो, अगर आप परेशान हैं तो पुराने किसी भी तरह के दाग वगैरह से परेशान रहते हैं तो चलाइए प्रचार गाड़ी के पास मात्र 20 रुपया में जालिम लोशन क्रीम इसी का इसी का है ना। तो सब त्वचा को डैमेज करता है। क्लियर है ना? अब देखिए पौधा में सबसे ज्यादा रोग जो होता है कवक से होता है। पौधा में सबसे ज्यादा रोग कवक से होता है। डायटम जीव है, उससे क्या मतलब है? सबको जानना जरूरी है। डी जीव है, कोई छोटा जीव। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? और लोकसभा में कितना बिहार का? राज्यसभा में कितना बिहार का? विधान परिषद में कितना बिहार का? हाँ, और विधानसभा में? क्लियर? जिला कितना है? हाँ, आइए आगे। बन गया होगा। स्ट्रॉन्ग का सैन पूछ रहा है। ए फॉर एप्पल। फसल जी ने हम शीत ऋतु में, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप बताइए ये क्वेश्चन बार बार सब सेट में इससे रिलेटेड क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। पहले था कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, एक बार मिला कि कौन खरीफ नहीं है, एक बार मिल रहा है कि सीजन। इसका मतलब कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए बार बार इसे घुमा उमा करके क्वेश्चन डाल ही दे रहे हैं। देखिए अब हम अपना मन से नहीं डाल रहे हैं, जितना बार पूछ रहा है उतना बार डाल रहे हैं। कभी फायरमैन में पूछ रहा है, कभी कांस्टेबल वाला में डायरेक्ट पूछ रहा है, कभी कुछ में न कुछ में पूछ ही रहा है। इसलिए जानबूझ करके इस टॉपिक को इंडिकेट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लें। अब बढ़िया से पढ़ लें कि आप जानबे करते हैं। हम शीत ऋतु में उगाते हैं, माने अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन फसल की बात कर रहा है? रबी फसल। आप बहुत बेहतरीन से जानते हैं सब। खरीफ फसल को आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे भाई भात बनाइए, चावल, ज्वार, मक्का,
बाजरा। भात बन गया इतना के ना। अब दाल बनाइए, अरहर, उड़द, मूंग। अच्छा क्वालिटी की दाल बनाइए। खेसारी मसूरी के कौन बनाता है? तीसरा, छौंक दिए सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली। अरे मार, मूंगफली अच्छा क्वालिटी के तेल से छौंके हैं ना। छौंक दिए तो खाइए दम दबा के, और जूट कपास के कपड़ा पहनिए, तब बाजार जाइए। ऐसे थोड़े जाइए, जूट कपास के कपड़ा पहन के बाजार जाइए। गर्मी के मौसम है ना, और वहां तंबाकू नहीं खाना है। किसका जूस पीना है? गन्ना का जूस पीना है। इतना याद रहेगा। खरीफ। अब एक जानते, जायद फसल लतीदार होता है। जायद फसल लतीदार होता है। लतीदार माने क्या? तरबूज, खरबूज, नेनुआ, झींगू, परवल, है ना। तरबूज, खरबूज, नेनुआ, झींगी, परवल, है ना। जितना भी चठैल, खेक्सा, कुंजरी भुंजरी सब आ जाएगा करे में। लतीदार जो है, गुजारो ना लतीदार। हाँ, तिल का तेल लतीदार है वो ना, ये वाला रहेगा। हम जितना कह रहे इतना ही रहेगा, एक अलावा नहीं रहेगा। हाँ, जायद समझ गए ना। जायद समझ के, खरीफ समझ गए। बच गया सो रब्बी। जैसे हो गया जैसे हो गया गेहूं, जौ, चना, खेसारी, मसूरी, तिल, सब, सरसों, रबी। और नकदी फसल किसको कहते हैं? तो जो बेचे के उद्देश्य से पैदा करते हैं, जिसको बेचने के उद्देश्य से। कोई आदमी के सुने हैं कि जूट अपना घरे रस्सी बनाने के उद्देश्य से पैदा किया है। गन्ना कोई घरे खाली गन्ना चीबने के लिए, गन्ना के जूस पीने के लिए कोई पैदा करता है जनरली? नहीं। एक आध वो लगा दिया छठ के प्रसादी वाला, अलग बात है। लेकिन जनरली व्यापार के दृष्टि से उगाते हैं, उसको नकदी फसल कहते हैं। तुरंत बेचिए, डायरेक्ट पैसा में कन्वर्ट होगा वो नकदी फसल। दोनों में हो जाएगा, जूट, कपास, गन्ना नकदी में भी आ जाएगा। ठीक है, आइए। कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय क्या है? समझा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर कितना लगवा है? ठीक तो है, सीए तो सही लगवा है, गलत नहीं है। ठीक है, सीए ना लगवा है। कुछ सेल में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित करना। अच्छा, हम अवसादी समझ रही है। अवसादी है, अवसादी के लक्षण है। और ये वाला का आगने का देखिए क्या होगा से समझिए। नीचे से मैग्मा जब धरती पर आता है, जम जाता है, तो इसको लावा कहते हैं। जब चट्टान बन जाता है तो आग्नेय चट्टान कहेंगे, और इसी पर परत बाई परत बन जाता है तो परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, और ताप दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप ये आग्नेय अवसादी, परतदार को ही अवसादी भी कहते हैं, रूप अपना आकार बदल लेता है, उसको रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहते हैं। जमा लावा, मैग्मा पहले जम गया तो लावा कहलाया, ठोस हो गया पूरा चट्टान बन गया तो आग्नेय चट्टान कहलाया। इसी पर परत बाई परत बन गया अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहलाया। रूप आकार में बदला हुआ रूपांतरित चट्टान कहलाया। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ेंगे। कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय, यानी कायांतरित चट्टान के बारे में कह रहा है। पतरन माने की क्या? उसमें पाया जाता, आपको क्या पाया? तो सोना चांदी सब पाया जाते हैं। हाँ, एक में कर चट्टान में रासायनिक क्रिया के कारण नए यौगिक का निर्माण होता। तो बताइए रूपांतरित चट्टान का लक्षण है जी। जो रूपांतरित चट्टान का नए यौगिक का निर्माण होता है, तो ऑटोमेटिक काम खत्म हो गया।
कुछ सेल में कण या खनिज सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, माने छुपल रहता है। तो सोना चांदी जितना भी बहुमूल्य धातु है इसमें रहता है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कि यही वाला सही, वही पतरन माने स्टोरेज माने जमा, तो उसी में रहता है, इसीलिए आंसर भी होगा। हाँ हाँ, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, हाँ, परत में परत फसल रहता है, शादी में फसल रहता है, और शादी यानी परतदार में। आंसर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, कौन नहीं है? पृथक। पृथक लिखे पंडित मिश्रा, राम नरेश पंडित मिश्रा, खाली पंडित मिश्रा लिखिए ना, पंडित मिश्रा। राम नरेश पंडित मिश्रा है नाम इनका, लेकिन खाली पंडित मिश्रा कहिए, बाकी उन्हीं का सब है। तंजौर के राजराजेश्वर, तंजौर कहां? तमिलनाडु में है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम, चोल वंश के शासक था ना। चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय। राजधानी कहां थी? तंजौर। राजधानी कहां थी? तंजौर। चोल का प्रारंभिक राजधानी कहां थी? उरेउर। चोल का प्रारंभिक राजधानी उरेउर था। उरेउर किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। चोल काल इतना व्यवस्थित, चोल काल इतना सुदृढ़, इतना मजबूत है, क्यों? कपास उद्योग के कारण ही। कपास उद्योग चोल काल में महत्वपूर्ण एक व्यापार था, इसी कारण से चोल इतना प्रभावशाली थे। और चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो नौसेना, यही दिया चोल काल। चोल काल ही स्थानीय स्वशासन दिया। स्थानीय स्वशासन कौन दिया है? चोल काल। चोल का सबसे प्रसिद्ध महान शासक राजेंद्र प्रथम कहिए चाहे राजेंद्र चोल कहिए। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था राजराज प्रथम, श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल एक ही बात है। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक था, राजेंद्र तृतीय चोल का अंतिम शासक था। आदित्य प्रथम स्वतंत्र चोल राज का स्थापना किया था। आदित्य प्रथम स्वतंत्र चोल राज का स्थापना किया था। गंगकोंड चोल का उपाधि राजेंद्र प्रथम धारण किया था। चोल गंगनम का निर्माण कराया था। न कोई बात नहीं है, नौसेना का जहां जहां अभियान किया चोले उसी को करेंगे। राजेंद्र प्रथम को गंगकोंड चोल का उपाधि धारण करने वाला शासक भी कहते हैं ना। चोल गंगनम का निर्माण तमिलनाडु में करवाया था, वही तंजौर में। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं है। और कम कम करें ना, आइए। किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था? पर्ल हार्बर। 1941 में जापान जब ध्वस्त किया था, है ना, पर्ल हार्बर पटक दिया था, माने कहने का मतलब पर्ल हार्बर पर जापान अटैक किया था 1941 में, तो अमेरिका के बहुत लोग थे मारे गए थे। इसी घटना के कारण अमेरिका इंटरफेयर किया, दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हुआ, और उन कहा था कि इसी के बदला लेने के लिए 1945 में परमाणु बम पटका जापान पर। आंसर हो गया बिफोर बॉल। क्लियर? आगे, कबीरदास के पदों के संग्रह क्या है? बीजक। हाँ, यहूदी नरसंहार। अच्छा, धुरी राष्ट्र। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? कितना देश भाग लिया था? दूसरा युद्ध कब हुआ? कितना देश भाग लिया? पहला विश्व युद्ध में पूरे दुनिया दो खेमा में बट गया था, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में मेन जर्मनी था, जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, लेकिन मेन जर्मनी था। और मित्र राष्ट्र में जापान, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, चीन, ये सब मेन एक तरफ था, मित्र राष्ट्र में था पहला विश्व युद्ध में। ठीक है, मित्र राष्ट्र जीता, धुरी राष्ट्र हार गया। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो जापान शामिल हो गया किसमें? धुरी राष्ट्र में, और इटली धुरी राष्ट्र में से लड़ा दूसरा विश्व युद्ध में। पहला विश्व युद्ध में इटली चला गया था मित्र राष्ट्र तरफ, था जर्मनी का दोस्त, लेकिन चला गया था मित्र राष्ट्र की तरफ। इटली जापान दोनों एक्सचेंज हुआ खाली। ठीक है, समझ गया?
जो भी किंतु परंतु होगा बोलिएगा। कबीरदास के पदों का संग्रह विजय कहलाता है। आंसर एफर एप्पल हो जाएगा। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन पढ़िए? कब तक? 2026 तक। कहां संशोधन? कब? कहा कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या यथावत रहेगा, इतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ, परिसीमन आयोग का क्या काम होता? तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन करना काम था। संशोधन हुआ 2001 से, बैन लगाया 2002 से, संशोधन 84वां 2001 में हुआ। पहले था ना कि 2001 तक था, फिर बढ़ाया गया तो 2 से बढ़ाया गया। भाई संशोधन 1 में हुआ है ना, ये संशोधन हुआ 1 में, ना कि बैन लगाया। बैन 2 से नहीं संशोधन हो सकता, 2 से 26 तक रोक लगाया है। हाँ, संशोधन हुआ एक में, अब बैन लगाया। 84वां संशोधन 1 में हुआ, अब बैन लगाया कब से? 2 से 26 तक। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है? आइए, जनगणना के बाद उन लोग परिसीमन करना परिसीमन आयोग का काम था। जैसे कि कौन सा एरिया लोकसभा किस में रहेगा, काट छांट करता था, नया बनाता था, बढ़ाता था, तो कहा कि बार बार नहीं बढ़ेगा, रोक लगा दिया। राज्यसभा में सेवानिवृत्ति होने वाले जो रिटायर किया, कौन सा कथन सत्य है? करा उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। एक बार राज्यसभा के सदस्य रह गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, बन सकते हैं लगातार, कई बार भी रहिए। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। ये गलत बात है। हाँ, कौन सी गलती मरवा दी है? इसका आंसर डी होगा। कोई बात नहीं, कर लीजिए, इसीलिए डिस्कशन है। मिलवा दिए लोग तो करवा दे रहे हैं ना, हम टेंशन क्या ले रहे हैं। जितना बार मन करेगा सभा के सीट से बार बार जाते रहिए, 5 बार 10 बार भी, जब तक नहीं मरल है तब तक जाते रहिए। ठीक है। ज्यादातर मंत्री राज्यसभा से रहता है लोग, माने लोकसभा से ऐसे कहने का मतलब ही नहीं है कि लोकसभा संख्या में लोकसभा से कम, लोकसभा से मंत्री ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे मान के चलिए चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो कहां से जाएंगे? राज्यसभा से जाएंगे। कोई ऐसा आदमी रहता है जो चुनाव लड़बे नहीं करता कभी, तो वो मंत्री रहता है, कहां से आता है? राज्यसभा से आता है। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मंत्री रहेंगे, राज्यसभा से जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। मैंने यहाँ विधान परिषद से, अगर केंद्र में ये होते तो राज्यसभा से। अरे भाई, राज्य में चुनाव नहीं लड़ते फिर भी मुख्यमंत्री रहते हैं ना नीतीश कुमार, तो विधान परिषद से रहते हैं। अगर वहां मंत्री है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जाता है। आइए, जितना बार मन करे जाइए। चॉइस कर ली होइएगा ना? क्या बना है? बन गया ना? नहीं तो कोई बात नहीं, आंसर टिक लगा लेंगे मदर। दिल्ली के किस सुल्तान ने नियामत खुदाई कहते थे बलबन को? बलबन अपने आप को अपरासियन कुल से जोड़ता था। बलबन सिजदा पैबोस शुरू किया था, है ना? सिजदा पैबोस, नौरोज उत्सव शुरू किया था बलबन। तुर्कान ने चियलगान का नाश किया था बलबन। लौह रक्त का नीति अपनाया था बलबन। ठीक है। हाँ, तुर्कान ने चियलगान का शुरुआत किया था इल्तुतमिश। हाँ, तो मैंने समाप्त कौन गया था? बलबन। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण से संबंधित है। आवेश संरक्षण होगा, बी फॉर बॉल। अरे भाई, बलबन के बारे में बोल रहे हैं तो इल्तुतमिश करेंगे। कहां आंसर बोल रहा है? बलबन सब करवा झूठ बोलिए। गलती गलती ठीक करिएगा तो कहिए कि गलती करवाए लोग। आवेश संरक्षण हो गया। आगे, भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग बताइए। इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। हेमोल्ड क्या किया? ग्लोब बनाया। ग्लोब का निर्माण पहली बार यही किया। विश्व का मानचित्र कौन बनाया? अनेक्जिमेंडर। आइए, बन गया होगा। कौन बनाया इसको? क्या आंसर इसका? हमको नहीं पता, बताइए। हाँ,
और इसका आंसर क्या टिक लगाए हैं? हाँ तो बी आंसर होगा। बस आइए आगे। कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? सब अभी गधे रह गए हैं। तब लग ही रहा है कि बिहार पुलिस के बैच है ये। उत्पादक देखिए जो हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें जान हो। उपभोक्ता, उपभोक्ता का 3 भाग है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उसको कहते हैं जो हरा पेड़ पौधा खाता हो, शाकाहारी हो, बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो, उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता भी खाएगा और यो खा लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा, हरा पेड़ पौधा भी, साग सब्जी भी खा लेगा, यानी सर्वाहारी होगा, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे मानव हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। जो शाकाहारी है प्राथमिक है, वैसे द्वितीयक। मानव दोनों रहे तो द्वितीयक, न तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो शीर्ष मांसाहारी होता, कभी घास नहीं खा सकता। सुनो, एक शेर कभी घास नहीं खाता, हमेशा मांस का है, शीर्ष मांसाहारी। इसको शिकार करके कोई दूसरा नहीं खा सकता, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। मरे गड़े, ये सब मर गया, सड़ गया, कौन खाएगा? अब घटक, कवक आएगा, जीवाणु आएगा। कवक जीवाणु अब घटक में आ जाता है। इसको पृथ्वी का मार्जक भी कहते हैं। पृथ्वी का मार्जक कहते हैं क्या? करे कुत्ता को किस में रखेंगे? बताइए, कुत्ता को क्या खिलाते हैं? कहीं दोनों खाता है, कोई कोई। अच्छा देखिए, कोई आदमी के कहते हैं एकदम कुत्ते है, कहता है ना, इसका मतलब आदमी के वाला सेम है, एकदम बंदरे है। हाँ, तो कुत्ता भी वही है जो आदमी है, एकदम एकदम बिल्कुल। कुत्ता को मांस भी दे दीजिए, खा जाएगा, और रोटी भी खा जाएगा, बिल्कुल। आइए आगे आ जाइए। जो जो आदमी के कहते हैं, समझिए आदमी वाला लक्षण है। आदमी को कहते हैं छुछुरूने है, समझिए छुछुरूने वाला वही है। हाँ, आइए आगे। अगला तो आंसर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा, हो जाएगा ना। घास क्या होगा? उत्पादक। शेर क्या होगा? भेड़िया क्या हो जाएगा? बकरी को खाता है, द्वितीयक हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहा से परिचित नहीं थे, आभूषण पहनते थे, लेकिन लोहा आगे चल के आर्य लोग खोजे थे, तलवार लोग खोजे थे, आर्य लोग, है ना। तो ये सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता 1750 से 2350 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो शेप था लगभग त्रिभुजाकार था, है ना। सबसे पहली बार किसका उपयोग किया था? तांबा का, और औजार बनाया था कुल्हाड़ी। ठीक है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1861 अधिनियम क्या था भाई? ये 1861 अधिनियम के तहत भारत में 3 गो हाई कोर्ट 1862 में बना था। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 3 गो हाई कोर्ट। कैनिंग, ठीक है। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था 56, विधवा को विवाह करने की अनुमति मिला था। कैनिंग के समय ही 1856 में उत्तराधिकारी अधिनियम लाया था। आइए, कैनिंग के समय ही हड़प नीति समाप्त हुआ था, डलहौजी शुरू किया था। क्लियर। आगे, जायसी द्वारा किस काव्य का रचना किया गया? पद्मावत पुस्तक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। ये सब देखिए, चाहे तो रैयती, इस सब किताब के नाम आप जान सकते हैं, लेकिन कोई फायदा का चीज नहीं है। रैयती कर लीजिएगा, मधुमालती, लंबा चौड़ा नाम है, याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई पद्मावती लिखे है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान और गौरी का चर्चा की है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा। हो जाएगा आंसर। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग का घोषणा किया था? कौन? मैकडोनाल्ड, 1932 में। और महीना का नाम अगर पूछे, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग का घोषणा किया था।
किया था, तो सांप्रदायिक पंचायत क्या है, तो समुदाय को, जैसे दलित को सीट अलग दे दिया गया, समुदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा कर दिया। दलित लोग को सीट दिया था कितना, कहा कि इतना क्षेत्र पर चुनाव भी लड़ेगा दलित, वोट भी देगा दलित, बाकी को वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा। गांधी जी इसी का विरोध किए, अंबेडकर जी इसका समर्थन किए थे। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जेकरा में 47 के बदले कितना दे दिया, 178। हाँ, 78 के बदले 147 दिया। पहले था 78, फिर दे दिया कितना, 147। क्यों? कहा कि वोट देने का अधिकार सबको दिया जाए, बस अंतर डिफरेंट यही था। आइए, किस वर्ष में नीतीश कुमार पहली बार, 2000, हाँ 2000, कई बार बन गए, 8 बार। अच्छा, अबरी फिर बीजेपी, अबरी वाला ले 9 बार, 2005 नहीं। आइए, बाकी बन गया होगा मैथ है। कितना आंसर इसका था? नीति आयोग का स्वरूप बताइए। परामर्शदात्री संस्था है ना, परामर्शदात्री कहिए, सलाहकारी कहिए, गैर संवैधानिक कहिए। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है। भारत की प्रमुख फसल क्या है? चावल। मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण, किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स वाई से ना, और पिता के गुणसूत्र पर, याद रखिए, पिता या पुरुष के गुणसूत्र पर। लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर? पिता या पुरुष। जैसे देखिए क्या होता है, पिता या पुरुष के गुणसूत्र पर आप जानते हैं कि माता में यानी मदा में हमेशा एक्स ही पाया जाता है, और पिता में एक्स और वाई। फर्टिलाइजेशन होगा, जो निषेचन जब होगा, अगर एक्स एक्स से मिल गया ई कंडीशन में लड़की, अगर वाई मिल गया ई कंडीशन में एक्स वाई से लड़का। तो हमेशा तो डिपेंड कर रहा है पिताजी पर ना, माताजी से तो हमेशा एक्स है ना, तो पिताजी पर डिपेंड करता है। लेकिन मार खाती है माताजी, लोग कहते हैं कि हमेशा बाल बच्चा में खाली लड़की हो रही है। इसका मतलब क्या करिएगा? सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे अभी भी अभाव, पढ़े लिखे भी लोग गलती करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही गलती करते हैं। अनपढ़ लोग तो कहते हैं कि भगवान के दिया हुआ सब कुछ सही है। आइए आगे, अल्लाह के ना, भगवान के नहीं कह सकते हैं। ज्यादा मिल गया तो कहते हैं कि अल्लाह का देन है। पॉइंट क्लियर है? बच्चों में देखिए, गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा कहिए, या संख्या में 46। 22 जोड़ा दोनों में समान होता, माता हो चाहे पिता हो, नर हो चाहे मादा हो। 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहते हैं? सहायक गुणसूत्र, ऑटोजोम्स कहते हैं। और 23वां जोड़ा को एलोजोम कहते हैं, जनन गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है? 23वां जोड़ा सही लिंग सूत्र निर्धारण होता है। भारत के हो गया ही हो गया था। अनुच्छेद 249, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची का विषय है वो अगर यदि राष्ट्रीय महत्व के है तो संसद कानून बनाएगा। राज्य सूची का विषय है अगर राष्ट्रीय महत्व का है, जैसे बिहार नेपाल से लगा है। अगर नेपाल बिहार से कोई मैच होता है, जीत जाता है अगर नेपाल, तो कहेगा कि बिहार से जीते, कहेगा भारत से जीते हैं, कहेगा ना। एक गांव से दूसरा गांव में मैच होता, कोई कहता है कि 11 प्लेयर कह रहा है, कहता फलाना गांव को हरा दिए, फलाना गांव जीत गया। एक जिला दूसरा जिला कहता फलाना जीता जीत गया, कि पावर ऐजे से शुरू होला ऐजे खत्म होला कहेगा ना, स्टेटस लगाने लगेगा ना। तो वही बात नहीं है, माने राज्य सूची का विषय है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्र की बात है, गौरव की बात है, राष्ट्र का बात है, तो कानून संसद बनाती है। लेकिन राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का ही बात कौन बताएगा? तो राज्यसभा। और राज्यसभा कितने बहुमत से बताएगा? तो ये आंसर आपका हो जाएगा। कितना? उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदन में, कुल सदस्य संख्या का 2/3। देखिए यहाँ जितना उपस्थित है, मतदान हुआ है, उसका 2/3 बहुमत कह दे कि राष्ट्रीय महत्व का है।
यानी सदन संख्या के 2/3 कह दे। अब देखिए राज्यसभा के टोटल का 2/3 लोग कह दे कि राष्ट्रीय महत्व का है तो कानून बनेगा, संसद बनाएगा। ठीक है, राज्यसभा की जगह और पावरफुल है अनुच्छेद 312 में, अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा ही करता है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नॉट फॉरेस्ट, जंगल। ठीक है, अखंड भारत माने एक ही पूरे भारत लेवल में, चाहे लद्दाख का डीएम हो चाहे बिहार का डीएम, बात बराबर। डीएम माने डीएम, पावर माने पावर। 56 गो विभाग का पावर है तो है। 56 गो आदमी को उल्टा लद्दाख में भी लटका सकता है, और बिहार में भी 56 गो आदमी को उल्टा लटका सकता है। ठीक है, तो आईएएस कहीं का भी माने अखंड भारत लेवल पर एक स्तर है। फॉरेस्ट नहीं कहता कि बिहार सरकार पकड़ ले होता तो छुड़वाइयो लेते, पर भी है तेजस्वी से, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला पकड़ लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला पकड़ लिया, नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। नीतीश कुमार के भी नहीं सुनता है उन लोग। इसका मतलब अखंड भारत लेवल का हो। क्लियर? आंसर हो गया, आगे आ जाइए। अनुच्छेद 250 कहता है ना कि जब देश में राष्ट्रीय पद लगा होता है तो राज्य सूची पर कानून बनाता है संसद। 250, 249 दोनों याद रखिएगा। इसीलिए अखंड भारत लेवल का हो जाता है। राष्ट्र के महत्व की बात हो गया, नहीं छोड़ा ना। हाँ, तो 15 करोड़ कमाया भी होगा। आइए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बताइए? गरीबों से गरीब 2000 ईस्वी का है। ये जानते हैं आप? एक लाल कार्ड एक पीला कार्ड था। लाल कार्ड माने बीपीएल वाला के सबके था, और पीला कार्ड माने 5 गो आदमी था गांव में, और 5 माने गरीबों से गरीब को रखा गया था। हालांकि जो मुखिया जी के नजदीकी आदमी था, जो वार्ड सदस्य के नजदीकी आदमी था, वो उसी को माना जाता गरीबों से गरीब। और किसको मानेंगे? जिसका करीब ही रहेगा वही ना गरीबों से गरीब है। 5 गो के चुन के एगो पीला का कार्ड बना था। इधर सबके मिलता था, मान के चलिए 23 केजी, तो उन लोग के मिलता था 45 केजी। मिलता था इधर 6 रुपए, तो उन लोग को मिलता था 2 रुपए। ऐसे समझ गया है? तो गरीबों में से गरीब छांट करके आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरिम द्वीप खोज कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। ये क्या आशा का अंतरिम द्वीप तो भारत खोज करने के लिए निकला था, लेकिन भारत नहीं पहुंचा। भारत का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हाँ ये रास्ता में है। बार्थोलोमियो डियाज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था पुर्तगाली वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। आगे आ जाइए। निम्न स्रोतों में से भारत सबसे अधिक विद्युत पैदा करता किससे? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा से 65% उत्पन्न होता है बिजली, और बाद ही कुछ होता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। विधि या संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, है ना। आंशिक रूप से कहेगा लागू तो इसी दिन हुआ था। कहता संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? और कहता कि टोटल कई अनुच्छेद लागू हुआ था, जिसमें नागरिकता भी लागू हो गया था, है ना। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? ठीक है, हाँ 12 अधिवेशन। हाँ चलिए, जिस समय संविधान बना था उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची है। अगर खंड के इंक्लूड करें तो 25 भाग हो गया है। खंड की बात करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए, लेकिन अनुच्छेद पूछे तो 395। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? महानदी ओडिशा में हीराकुंड बांध बनाया गया। क्लियर है? अमरकंटक उद्गम है इसका। मौलिक कर्तव्य संविधान याद करिए। 42वां संविधान संशोधन कब? कौन समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
कै को जोड़ा गया था? 10 कर्तव्य जोड़ा गया था। बाद में भारतीय संविधान का 86वां संशोधन हुआ 2002 में, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अब इसको अनुच्छेद 21 के कम करके अधिकार बना दिए 6 से 14 वर्ष, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। अधिकार 1 अप्रैल 2010 से। सब समझते हैं आप बात? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था? अली मर्दाना आंसर सी फॉर कैट। याद करिए, ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। 1206 में ऐबक शासक बना था। राजधानी इसका लाहौर थी। कहां थी? लाहौर थी। ऐबक लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। लाख बक्स, लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। लाख बक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गया था चौगान या पोलो खेलते समय। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी एवं की बात कर रहा है, राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान रखिए, मंत्री कह रहा है, लेकिन अगर कहा था मंत्री परिषद, ध्यान रखिए, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। उत्तरदायी माने क्या है? लोकसभा के प्रति 75 के 3 में, कौन अनुच्छेद में है? 75 के 3। उत्तरदायी करने का मतलब लोकसभा पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, आपका नाली नहीं बना, आपका एरिया में गली सड़क कुछ नहीं बना, शिक्षा कम हो गया। इसका मतलब उत्तरदायी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोकसभा में जवाब दें। हम लोग किसके प्रति उत्तरदायी है? परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। और कहेगा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति होते हैं। माने की बात कर रहा है, राष्ट्रपति के प्रति। हम लोग परिवार वाले के प्रति उत्तरदायी है। क्या कर रहा था, जॉब नहीं हो रहा, कैसे पढ़ रहा, कैसे फॉर्म भर रहा, कई बार बिहार पुलिस के दिया क्यों नहीं आ रहा है, ये सब हम लोग जवाबदेही परिवार के प्रति है। कि सेटिंग हो जा रहा है, घुसखोरी हो जा रहा है, फिजिकल में नहीं हो पा रहा, 2 नंबर के लिए छट जा रहा है, ये सब जवाब देंगे हम लोग परिवार को। उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद जवाब देगा लोकसभा को, और व्यक्तिगत रूप से गलती करता है तो राष्ट्रपति को जवाब देगा। ठीक है, तो इसी ने राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति आंसर किए हम लोग। ये तो समझाए हैं यहां। आइए आगे। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? आप ये बात जानते हैं, क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। न्यायाधीश को हटा सकता है, प्रार्थना पत्र के द्वारा संसद हटा सकता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से आपातकाल की घोषणा करेगा। भाग 18 में आपातकाल है 352 से लेकर 360 तक। राष्ट्रपति 3 प्रकार के, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में द्वितीय आपात। अध्यादेश जारी करेगा 123 के तहत। जब संसद सत्र में नहीं रहेगा, आपातकालीन कोई कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का अधिकतम अवधि 6 माह होता है। 6 माह के भीतर संसद को कानून बना लेना होगा। क्षमादान में राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। क्या करे इसमें? सी, दोनों का सेम, बस 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का 213 में है, 6 महीना का दोनों। 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति चाहिए। हाँ, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति चाहिए। कौन होगा इसका? एक, ए फॉर एप्पल। इसका कौन होगा? हाँ, सी होगा। क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा? बी। ए होगा, ए आंसर ही।
दिल्ली में 1857 विद्रोह किया, सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां ले गया था? रंगून म्यांमार में। बाद में 1862 में वहीं इसका मृत्यु हो गया था, है ना, म्यांमार। रसोई में उपयोग किया जाने वाला बर्तन पर किसका? टेफलॉन का आंसर हो जाएगा फॉर एप्पल, है ना। पीवीसी का उदाहरण है टेफलॉन, तो टेफलॉन करेंगे एग्जैक्ट आंसर। नहीं रहता तो पीवीसी करते, पॉलीविनाइल क्लोराइड करते कब? जब टेफलॉन नहीं रहता तो। अब कोई पूछे कहां रहते हैं? पटना। पटना में कहा? तो पटना बाजार समिति एग्जैक्ट हो गया, तो एग्जैक्ट हो गया टेफलॉन। हाँ, बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं रेडियो का बॉडी बनाने में, प्लास्टिक है। कुकर का हैंडल बनेगा, बाल्टी बनेगा, हाँ, नायलॉन का सब रस्सी बनेगा। विश्वेश्वरैय आयरन एंड स्टील, अच्छा पीवीसी का कवर होता है तार पर, वायर पर। विश्वेश्वरैय आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में? कर्नाटक में 1923 में स्थापना हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के नाम से किसको जानते हैं? कुमार गंधर आंसर फॉर एप्पल हो जाएगा। पंचायती राज विषय है किसका? राज सूचिका। पंचायती राज में कितना विषय दिया गया? 29 विषय दिया गया। कौन संवैधानिक संशोधन? 73वां। और किसका? 64वां। और कौन? पंचायती राज से दोनों संबंधित है, दोनों संशोधन। पंचायती राज से कौन अनुसूची? 11। कौन भाग? 9। कौन अनुच्छेद? 243 क से लेके 9 तक। और कौन अनुच्छेद? 40। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसी में महिला रिजर्वेशन की बात की 1/3। 64वां संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किया था। सिंधवी समिति का संबंध पंचायती राज से। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, थोंगम समिति पंचायती राज से। आइए आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। क्लियर है? बैंक के आईएफसी कोड में कितना अंक? मिला लीजिएगा, SBI 000 3129 आ जाएगा ना। अपना आईएफसी कोड से गिन लीजिएगा। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या होता है? देखिए, न्यायिक पुनर्लोकन जैसे विधानसभा या संसद जो कानून बनाता है ना, उस कानून को जैसे मान के चलिए देश हित में नहीं बनाया तो न्यायालय निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो निरस्त कर सकता माने समाप्त कर सकता है, तो वही क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन। देखिए, है कोई राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जैसे मान के चलिए कानून बना दिया कि जितने भी भारतीय नागरिक है सबको 2,000 रुपया हर महीना जमा करना है। अब आदमी को खाने के लिए ही नहीं, जमा कहां से करेगा? तो माने संसद या विधानमंडल का बनाया कानून निरस्त कर सकता है न्यायालय। यहां करेगा हाई कोर्ट और वहां करेगा सुप्रीम कोर्ट। राज्य वाला करेगा हाई कोर्ट और पूरे भारत की करेगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। ये न्यायिक पुनर्लोकन होता है। एक न्यायिक समीक्षा होता है, अनुच्छेद 37 में है। न्यायिक समीक्षा 137 मैंने दिया गया डिसीजन को पुनर्विचार अपना डिसीजन बदल कर ले, ये न्यायिक समीक्षा है। हाँ, कौन वाला मैटर की बात कर? न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। सभी प्रकरण पर नहीं, ऐसा कौन कह दिया? सभी प्रकरण माने कोई विधि पर ना, नहीं बोले न्यायिक पुनर्लोकन हो गया जैसे कि बना दिए संसद कानून हम दो हमारे 10, न्यायालय को लगा कि ठीक नहीं है, निरस्त कर दिया। न्यायिक पुनर्लोकन, अवलोकन लिया, जांच किया एक बार। हाँ हाँ हाँ, आइए। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल? कनिष्क। चरक संहिता का रचना किए थे। ध्यान रखिए, गॉड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा का भगवान कहते हैं धनवंतरी को। चरक को नहीं कहते, धनवंतरी को कहते चिकित्सा का भगवान। हाँ, बाकी देख लीजिए, अशोक ज्ञानी ये सब राजा के नाम है, तो क्या करिएगा, आगे मिलेगा सब। एक कल्याणकारी राज का डीपीएसपी में कहां से लिया गया? कहां से लिया गया है?
आयरलैंड से लिया गया। कौन भाग में है? 4। कहां से का अनुच्छेद है? आयरलैंड से लिया गया। कहां से? तो जोड़ लीजिए ना। कैसे नहीं होगा? ना ना ना, ऐसा कोई बात ना है। आप 38 के 39 के कैसे की बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़े होता है। अनुच्छेद 395 को टोटल है। अभी खंड जब तक नहीं कहेगा तब तक अनुच्छेद का मतलब नहीं होता। हाँ, इसी को। आइए, मौलिक अधिकार जानते हैं आप? अमेरिका से लिया गया। कौन भाग में है? 3 में, 12 से 35। साथियों ने सूची भी जानते हैं कितना एकरा में सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में अभी 100 विषय है, राज्य सूची में अभी और समवर्ती में अभी 52 है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। कैमा? 42वां। कब? 3 वर्ड जुटा। कै गो शब्द? समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और एकता अखंडता। आगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन अभी हुआ है ना? कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य, कैंसर हो जाएगा, बहुमत दल से तोड़े होगा। अरे मेरे भाई, ऐसा कौन कह दिया? ऐसा कौन कहा? लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। देखिए होता क्या है, ऐसा बता रहा आपको। अभी चुनाव हो के गया ना, लोकसभा का पहला बैठक होगा। पहला बैठक के दिन एक अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का मेन काम होता है संसद सदस्यों को शपथ दिलाना। और शपथ हो जाता है तो सबका बैठक होता है, जेकरा में से एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 93 के तहत चुना जाता है। और लोकसभा के सब सदस्य उसमें भाग लेते हैं, वोट करते हैं। अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को, दोनों को वोट करते हैं। जिसको वोट ज्यादा मिला वो अध्यक्ष बन गया। ठीक है, तो सबको ही वोटिंग करता है। ठीक है। हाँ, अलग बात है, विपक्ष भी आता है। अलग बात है, सत्ता पक्ष में ज्यादा हम हैं, हमारा आदमी दूसरा के वोट करेगा। सत्ता पक्ष वाला अध्यक्ष होता है, कन्फर्म है, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको है। ठीक है, यानी टोटल सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, क्योंकि समान सदस्य के रूप में शपथ लेके तब अध्यक्ष बनता है, तो फिर दोबारा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होता। चलिए आगे, सभापति तथा उपसभापति दोनों नहीं रहेगा, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? वरिष्ठ। वरिष्ठ नहीं दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सभापति नहीं है, सभापति मन उपराष्ट्रपति नहीं है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो फिर उपसभापति अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 64 के तहत कहता है जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89 कहता है उपसभापति की बात करता है। अब देखिए, अगर दोनों का पद रिक्त होता है तो फिर वरिष्ठ पैनल में 6 गो मेंबर होते हैं, तो सदन का वरिष्ठ सदस्य अपना माने से नहीं करेगा। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को वरिष्ठतम को नियुक्त करता है वही करता है, यानी वरिष्ठतम करेंगे आंसर फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग लगा के। संसद के द्वारा महाभियोग लगा के। समझते हैं महाभियोग? आप समझते हैं महाभियोग ना? देखिए महाभियोग क्या होता है समझिए। संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई गलती करता है राष्ट्रपति, तो लोकसभा का 1/4 सदस्य लिखित 14 दिन पहले सूचना देगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, और 2/3 बहुमत पारित कर देगा कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तो फिर जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा जांच करेगा या कराएगा, और 2/3 बहुमत से यह पारित कर देगा कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तो महाभियोग पूरा हो जाएगा, राष्ट्रपति हट जाना है। हाँ, अगर इधर से लाना है तो 1/4 से लाना है, और 14 दिन पहले सेम वही प्रोसेस, जांच करेगा कराएगा, 2/3 यहां से पारित कर दिया तो फिर चल जाएगा किसके पास? लोकसभा के पास। लोकसभा जांच करेगा कराएगा, 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, पूर्ण हो जाएगा। मतलब कि महाभियोग जिसमें लाना है, शुरुआत करना है, उसमें 1/4 14 दिन पहले सूचना देगा। दूसरा में 1/4 वाला कोई कॉन्सेप्ट
नहीं है। महाभियोग किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। अभी तक कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का चर्चा है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य होते बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? 6 माह के भीतर उसको संसद का सदस्यता लेना होगा, चाहे लोकसभा का ले चाहे राज्यसभा का ले। पॉइंट क्लियर है? आगे आ जाइए। गुट निरपेक्ष की विदेश नीति में जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष जो है ना 1956 में आया था, लेकिन भारत आधिकारिक तौर पर 1961 में स्वीकार किया। गुट निरपेक्ष नेहरू जी 1961 में स्वीकार किया है। गुट निरपेक्ष क्या है? तो हम किसी के गुट में नहीं रहेंगे। जैसे अमेरिका और रसिया का विवाद है, तो रसिया के फेवर वाले देश, जब रसिया लड़ता अमेरिका से, तो रसिया तरफ से शामिल होना मजबूरी है। अमेरिका का देश अमेरिका तरफ से मजबूरी है, तो कहा कि हम कोई गुट में नहीं रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। न रसिया के फेवर में रहेंगे, न अमेरिका के फेवर में रहेंगे। गुट निरपेक्ष क्यों? जौ के साथ घुन भी पिसाए। इससे अच्छा हम अलग स्वतंत्र रहेंगे, अपना डिसीजन स्वयं करेंगे। आइए, भारत का प्रजातंत्र क्यों? प्रजातंत्र कैसे कर सकते हैं? जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, इसीलिए कहेंगे प्रजा का तंत्र है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, अब्राहम लिंकन वाला कॉन्सेप्ट। लीग ऑफ नेशन का स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। याद करिए कि पहला विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन योगदान रहा लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ, लीग ऑफ नेशन का राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। ठीक है, इसका क्या था? तो कहा यही था कि पहला हो गया विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में अंतर याद रखिएगा। मेरी जेल डायरी कृति लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन होगा इसका? अरे भाई इसका आंसर बता दीजिए, कौन होगा इसका आंसर? बी। इसका आंसर कितना %? 66.66। अच्छा, इसका कितना होगा? 84 दिन। इसका कितना होगा? नहीं जानते हैं? गिल्टी, डी। हाँ ठीक है, इसका कितना होगा? डी फॉर डॉग। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार है ना। बिंदुसार का अशोक, अशोक का कुणाल। अशोक का कौन था? अशोक का पौत्र है दशरथ। कुबेर के पर्यायवाची शब्द? यक्षराज होगा, डी। यश शब्द का विलोम? सुयश, डी। उलगुलान विद्रोह? यश का विलोम अपयश। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900 चला था। इसी को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों? प्रकीर्णन के कारण है। लेकिन आप प्रकीर्णन ज्यादा नीला कैसे लिए नीला? तो सूर्य के प्रकाश में नीले रंग के रंग और रंगों से अधिक है ना। लघु तरंगधर अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन, नीले रंग का अधिक। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। कहता सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण है ना। और सूर्योदय के बाद भी, सूर्योदय से पहले भी दिखाई देता है पढ़े अगर किताब, और सूर्यास्त के बाद भी किताब पढ़े पर दिखाई देता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देते रहना अपवर्तन है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकीर्णन है। एक रंग की बात करें प्रकीर्णन है। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों? अधिक होने के कारण। जितना एरिया कम लेगा पृष्ठ तनाव अधिक होगा। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। जैसे देखे होइएगा पानी जब टपकता है ना, कल से भी पानी टपकते हुए आप देखे होइएगा तो पहले ऐसे रहता है, यहाँ से पानी लगल रहता है, टपकते टपकते लास्ट में ऐसे गोल यहाँ टपकता होता है ना। तो एरिया जितना कम लेगा उतना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा। वर्षा का बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। शेविंग ब्रश पानी में डालते हैं तो चिपक जाता है, एरिया कम है, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। सूप स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण।
किस कारण से नींबू खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। आंसर डी फॉर डॉट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड रेडियम का, यूरेनियम का, दोनों का। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, है ना। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। किस कारण से नींबू खट्टा? साइट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल नींबू में, इमली में होता है। इमली में है। एसिटिक सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। ये कोयला का सामान्य प्रकार कौन है? बिटुमिनस। इसको कोकिंग कोयला कहते हैं। संसार में सबसे अधिक यही है ना। ना, संसार में सबसे अधिक यही है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भारत के राष्ट्रीय स्तनधारी कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। अजय, मिठाई नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए तो गेहूं खाद्यान्न फसल है ना। खाने की दृष्टि से ही, बाकी सब बेचे की दृष्टि से। गेहूं हो जाएगा डी। हाँ, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ? झारखंड का सिंदरी 1951 में। ठीक है। सब उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब में उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे पहला सिंदरी 1951 में। अरे भाई 1907 में लोकल स्तर पर था, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था। आइए 1951 में सिंदरी। आंसर होगा बी फॉर बॉल। दामोदर नदी निकलती है कहां से? छोटानागपुर पठार। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं ना। पूर्वी समुद्रों की रानी की स्वामिनी किसको कहते हैं? श्रीलंका को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। आंसर हो जाएगा फिर 26 नवंबर 1949। पढ़े ना। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। हीरा ग्रेफाइट किसका? कार्बन का प्रूफ है। एक होगा। हीरा ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है ना। दोनों में अंतर पता है ना। पारदर्शक है हीरा, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शक है। चतुष्फलकीय क्या है? हीरा, जबकि षटकोणीय क्या है? ग्रेफाइट। हीरा देखिए कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। आइए देखिए, हीरा पारदर्शी, एक कठोर, षटकोणीय, और चमकता है। पुनर्ति परिवर्तन अपवर्तनांक इसका कितना होता है? क्रांति को हीरा का मानिए 2 बढ़ा कहीं देगा बस। चतुष्फलकीय हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेफाइट षटकोणीय है। बोले तो ठीक, गलती लिखवा दिए ना। ठीक तो है, आंसर हो जाएगा। एक और है फुलरिन। कार्बन का ग्रुप कौन है? फुटबॉल के आकार का है ना। पंचायती राज विषय कितना आंसर होगा इसका? सी। कौन सा भर भराएगा इसमें? क्या होगा? ब्रिंग। चलिए डी। इसमें एक। किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। खोज कौन किया था? अल्टमैन। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं अल्टमैन, है ना। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? और केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो जगह और है ना। गोल्जी का को यातायात प्रबंधक कहते हैं। कैमिलो गोल्जी खोज किया।
राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, जी पैलाडे खोज किया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, डी दुबे खोज किया। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा? कृष्णा सोबती। आंसर ए फॉर एप्पल। ठीक तो है कृष्णा सोबती। एक। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना? अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या है? तो मानव के खरीद बिक्री, बलात् श्रम, पहले मानव के खरीद बिक्री होता था, दास लोग रहते थे, अब नहीं होगा। मानव के श्रम नहीं करवा सकते बलात् आप जबरदस्ती। अनुच्छेद 23 में है। 24 में बाल श्रम उन्मूलन है, माने 14 साल के कम बच्चे को खतरनाक कारखाना में नहीं रखेंगे। बाल श्रम उन्मूलन 24 में। कितने प्रकार के स्वतंत्रता? 6 प्रकार के। 19 में समानता का अधिकार 14 से 18। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान पद्धति? यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित कौन वेद है? वेद त्रय में कितना वेद है? 3 वेद। वेद त्रय में 3 वेद है। हाँ, कौन वेद नहीं है? अथर्ववेद छोड़ के बाकी तीनों वेद त्रय में शामिल है। ठीक है, सबसे नया आधुनिक यही वेद है, सबसे पुराना है ऋग्वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, है ना? वेद का संकलन करता है वेद व्यास है। भारतीय संगीत का जनक वेद है सामवेद। यज्ञ से संबंधित नियम कानून यजुर्वेद से। पशु बलि का चर्चा है यजुर्वेद में, है ना? गद पद दोनों का वेद यजुर्वेद। कोई दिक्कत? चलिए, बाकी अगला सेट हम लोग के कल होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।